स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले वीडियो जीन पियाजे की थ्योरी पे हमने बनाई थी उसमें उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट में जीन पियाजे की थ्योरी, दैन उसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्लुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इसकी स्टेजेस और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। तो स्टेजेस में देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लियर, कि जीन पियाजे की मेनली 4 स्टेजेस हैं इस थ्योरी की। फर्स्ट जो स्टेज है सेंसरी मोटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 ईयर्स होती है, 2 साल तक की होती है। उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 साल। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वन बाई वन हम इन स्टेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल ईजी वे में मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। आपने जब भी आप इस वीडियो को सुने या जब भी जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ें, आपने अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट रखना है कि आपने उस एज ग्रुप के बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई बच्चा हो या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो, रिलेटिव्स के यहाँ कोई बच्चा हो जिसकी उम्र 2 साल तक की है, 0 से 2 साल, वो जो गतिविधियाँ करता है, वो जो एक्टिविटी करता है, वो सेम सारी एक्टिविटी सेंसरी मोटर स्टेज में आप लिख सकते हो कि वो जो 0 से लेकर के 2 साल तक वो लड़का है या लड़की है, वो चाइल्ड जो इन्फेंट्स है, शिशु है, वो क्या करता है। तो ये आपने जहन में रखना है। फिर 2 से 7 साल, फिर 7 से 12 और फिर 12 से 17। तो उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वही आपको जीन पियाजे की थ्योरी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जीन पियाजे ने भी अपने 3 बच्चों पे रिसर्च किया था। उनकी जो भी क्वालिटीज़ थी, जो भी उनकी मूवमेंट थी, कॉग्निटिव मूवमेंट थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, उसी को उन्होंने स्टडी करके इस थ्योरी का ऑर्गन किया था। तो हम पहले, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कि पियाजे ने मेनली 4 जो है स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फॉर्मुलेट की थी: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो स्टेजेस हैं, पहले एक स्टेज कंप्लीट होती है, उसकी जो भी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो डेवलप होती हैं। एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद पियाजे की दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है, दूसरी स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर वो तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है, और तीसरी के बाद फोर्थ। इस तरह से ही पर्सन की जो कॉग्निटिव अचीवमेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं जो आगे बढ़ती हैं। तो पहली स्टेज हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। जो मैंने इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने हिंदी में भी इसको नीचे स्पेसिफाई कर दिया है कि इसमें क्या क्या आपने लिखना है। इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं। तो पहला जो है स्टेज, आपने क्या लिखना है कि स्टेज का नेम जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। एज ग्रुप इसका क्या है, 0 से 2 ईयर है। तो सबसे पहली जो स्टेज है 0, यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल तक की अवस्था। अब जन्म से 2 साल तक बच्चे की क्या गतिविधियां रहती हैं, ये जो स्टेज है, ये पूरी जो स्टेज एक्शन ओरिएंटेड है, फिजिकल मूवमेंट बेस पे है, फिजिकल एक्टिविटी बेस पे है, मोटर एक्टिविटी बेस पे है, इसमें सेंसरी एक्टिविटीज़ बेस पे है। तो इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंट्स गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस एंड देयर मोटर एक्टिविटीज़ ओब्लिक एक्शन और बॉडी मूवमेंट्स सच एज सीइंग एंड हीयरिंग, रीचिंग एंड टचिंग। कि इस अवस्था में बालक अपनी जो सेंसरी मोटर जो एक्सपीरियंसेस हैं, संवेदी पेशी है, जो हमारी सेंसेस हैं, जो टच है, सीन है, किसी को हम देखते हैं, सूंघना है, चखना है, छूना है, ये जो हमारी सेंसेस है, इनके द्वारा अराउंडिंग वर्ल्ड, जो आसपास का संसार है उसके, चाहे वो घर ही है, चाहे घर के आसपास जो भी उसके आसपास हैं, खिलौने हैं या वस्तुएं हैं, उनको वो इससे क्या करता है, ग्रहण करता है। उनके बारे में सूचनाएं सेंसेस से ग्रहण करता है। और ये जो स्टेज है, पहली स्टेज, ये पूरी तरह से मोटर डेवलपमेंट की है, मोटर एक्टिविटीज़ की है, मोटर एक्शन की है, जो उसके सेंसरी बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने इसमें लिख भी दिया, चाहे वो सुनकर, या वो देखकर, या वो उसे छूकर, या उस तक पहुंचकर वस्तु तक सूचनाएं एकत्रित करता है, ग्रहण करता है, अर्थात वातावरण को रिसीव करता है।
जन्म से 2 साल की अवस्था, जैसे मैंने इसमें आपको लिखा हुआ है। भाषा का इस स्टेज में क्या होता है, अभाव होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, जैसा आपको पता है 0 से 2 साल तक लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को ज़्यादा नहीं मिलती है। सेंसरी मोटर क्रियाओं द्वारा पर्यावरणीय उद्दीपकों को समझना, जब मैंने पहले ही चर्चा इसमें मैं आपको बोलकर बता चुका हूँ। इसमें सबसे मेन क्या है कि अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व है, जब वो वस्तु उसके सामने से हट गई अर्थात उस वस्तु का अस्तित्व चला गया, वो उसके बारे में भूल जाता है, उसमें कोई उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके कॉग्निशन में उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्कीमा नहीं रहता है। अर्थात स्कीमा तभी जब वो सामने आती है। तो उसके बाद ओझिल वस्तु को ढूंढना अर्थात अवस्था समाप्ति की ओर उन्मुख होती है। जब वो वस्तु आपने उसके सामने से हटा दी है और वो प्रयास करता है कि वो वस्तु इधर उधर ही है, चाहे वो ढूंढता है, तकिए के नीचे आपने कोई खिलौना रख दिया है या गेट के पीछे कुछ आपने छुपा दिया और वो ढूंढने की कोशिश करता है, तब अर्थात ये जो स्टेज है पहली वह समाप्ति की ओर होती है। अर्थात बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में होता है और तब इस स्टेज को वो छोड़ना और अगली स्टेज में प्रवेश करने के पड़ाव पे होता है। तो इसके अलावा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये मेन इसकी फीचर है इस स्टेज की जो आपने लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब ये स्टेज कंप्लीट होने को होती है, अर्थात जब बच्चा 18 से 24 मंथ के बीच में होता है, 24 मंथ को अचीव करता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है कि वस्तु स्थायित्व, अर्थात जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु उसके सामने थी, आपने उसे हटा लिया, वो वस्तु अभी भी है लेकिन वो उसके सामने नहीं है, आसपास है, उसे ढूंढने की चेष्टा करते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व उसमें आ जाता है। और ये जो अवस्था है पूरी तरह से, इस अवस्था में बिहेवियर जो होता है वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर एक चाइल्ड का होता है, रिफ्लेक्स प्रतिवर्त। तो रिफ्लेक्सिव, चाहे वो सकिंग रिफ्लेक्स है, चाहे वो कोई और रिफ्लेक्स है, जो चूसने की प्रवृत्ति जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस एज में आकर के, चाहे वो मदर का दूध पीता है या कोई अदर, आप उसके हाथ में कुछ टॉफ़ी दे दोगे या वो अपना अंगूठा चूसता है, तो सकिंग रिफ्लेक्स इसमें बहुत हाई लेवल पे होता है। तो उसके बाद ये पहली स्टेज जिसमें मैंने आपको बताया, इससे बाहर कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई और बुक्स में कुछ और बेटर में मिले तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेंसरी मोटर स्टेज की ये मुख्य विशेषताएं हैं। आगे हम चलते हैं, इसकी 6 सब स्टेजेस होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। पहली जो है, जैसा मैंने लिखा है, जल्दी में हम पढ़ेंगे इसको, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। ये क्या है, जन्म से लेकर के 30 दिन तक की होती है और इसमें मात्र क्या होती हैं, जो रिफ्लेक्स जो होता है वो प्रतिवर्त जो होते हैं, कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ होती हैं, सकिंग रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी जो होती है मेन होती है इसमें। तो उसके बाद दूसरा आता है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 महीने तक की ये स्टेज होती है। और इसकी जो मेन रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें एक्टिविटीज़ को रिवाइज रोटेट किया जाता है, दोहराई जाती है, बार बार वैसी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे बार बार हाथ हिलाना, बार बार गर्दन हिलाना। तो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट जो है वो बार बार करता है। तो उसके बाद आता है तीसरा स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 4 से 8 महीने की होती है। इसमें क्या है कि एक बच्चा जब उसको खिलौना दिया जाता है तो उसको उल्टता है, पलटता है, इधर उधर फेंकता है। तो इस तरह से उल्टने पलटने की प्रवृत्ति इसमें आती है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है उसको वो हिलाता डुलाता है। तो उसके बाद इसमें और क्या आता है कि अगली जो स्टेज है फोर्थ, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा। सेकेंडरी स्केमेटा अर्थात 8 से 12 साल तक की ये अवस्था होती है। और इसमें क्या करता है, 8 से 12 अर्थात जब बच्चा 1 साल तक होता है, तो जब आप ऑब्जेक्ट परमानेंसी आनी शुरू होती है, कोई खिलौना छिपा देते हो तो वो उसे क्या करता है, ढूंढने की चेष्टा करता है कि वो मेरे आसपास ही है। और इसमें वयस्कों का अनुकरण करता है, अडल्ट को फॉलो करता है। जैसे अडल्ट आप उसे कुछ आवाज़ निकाल के दिखाते हो या कुछ हाथों से आप कुछ रिएक्शन करते हो, तो वैसा ही वो आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। किसी आप पक्षी की आवाज़ निकालते हो तो वैसा कुछ करने की कोशिश वो करता है। तो उसके बाद आता है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, अर्थात तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। ये 12 से 18 महीने तक की होती है। इसमें बालक जो है ट्रायल व एरर के द्वारा सीखता है। ट्रायल एंड एरर थर्नडाइक की थ्योरी है, प्रत्ययन व त्रुटि के आधार पर विधि से सीखता है। इसमें क्या करता है, वह वस्तुओं को इधर उधर फेंकता है, नीचे ऊपर फेंकता है, तोड़ने की कोशिश करता है, फेंकने की कोशिश करता है और उससे वो सीखता है। जब उसे आप समझाते हो, बोलते हो कि ऐसा नहीं करना है, तो वो फिर उस वस्तु के साथ वैसे रिएक्शन नहीं करता। तो अर्थात वो पहले त्रुटि करता है फिर वो सीखता है। उसके बाद आती है 6 जो इसकी सब स्टेज है, इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स, थॉट्स, मेंटल
कॉम्बिनेशन, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये 18 से 24 साल तक की होती है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आती है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में डेवलप होता है और चिंतन जो है, थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, सोचना वो शुरू करता है। तो ये पहली स्टेज यहाँ आके ख़त्म होती है, जिसे बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज, और उसकी ये 6 सब स्टेजेस हैं। उसके बाद आगे ये मैंने एक डायग्राम दिखाया है इसी स्टेज के लिए। देखिए कि पहला बच्चा खिलौना देख रहा है, पहली पिक्चर में आप देखोगे इसमें 2 पिक्चर हैं एक साथ, तो फिर वो खिलौना देख रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, खिलौने के और उस बच्चे के बिटवीन आपने कुछ पर्दा लगा दिया या कोई कॉपी या कुछ भी आपने रिमूव कर दिया, उसको वहाँ प्रेजेंट कर दिया, तो जो उसकी आंखों के सामने सट गया, इट मीन उसका रिएक्शन देखिए, अर्थात वो वस्तु कहीं चली गई है। तो ये स्टार्टिंग जो एज की में ये देखने को मिलता है, ये एक जो पिक्चर है वो इस स्टेज को डिफाइन करती है। तो उसके बाद आता है अगली प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बहुत मेन स्टेज है, ये थोड़ी सी दूसरी स्टेजों से डिफ़िकल्ट है इसमें, क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है। तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है कि ऑपरेशन से पहले की जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में आप जो करेंगे हम कि इसमें सेंसरी मोटर से आगे की ये अवस्था है, सेंसरी मोटर के बाद की ये अवस्था है। इसमें रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है कि लैंग्वेज का विकास होना शुरू होता है, अर्थात बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के नाम बोलना शुरू करता है, आसपास के ऑब्जेक्ट्स के नाम जो उसे बताए जाते हैं वो उन्हें प्रोनाउंस करने की स्टार्टिंग करता है। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज देखने को मिलता है इसमें। और इस स्टेज में मेनली जो है ये 2 से 7 साल की जो अवस्था है, और यह जैसा मैंने आपको पहले बताया था 2 से 7 साल अर्थात अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी आप इसे कह सकते हैं। अर्थात हमारी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो इस तक आती है। जो हमारा प्री प्राइमरी फर्स्ट से पहले की जो भी हमें मूवमेंट होती है बच्चे में, जो भी वो सीखता है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब हम इसमें समाहित कर सकते हैं, इसमें मतलब रख सकते हैं। इट्स मोर सिम्बॉलिक देन सेंसरोमोटरी थॉट व्हाट डज नॉट इन्वॉल्व ऑपरेशनल थॉट्स। यह जो स्टेज है वो सिंबॉलिक है, साइन पे बेस्ड है। साइन और सिंबल अर्थात प्रतीकों और चिन्हों की इसमें महत्वपूर्ण जगह रहती है। प्रतीकों और चिन्हों, साइन एंड सिंबल के द्वारा ही चाइल्ड क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है। साइन चाहे आप पंखे की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, चाहे आप घड़ी की ओर करते हैं, चाहे आप किसी पशु की ओर करते हैं या पक्षी की ओर, तो उनसे वह सीखता है। तो इसमें मेनली जो है कंजर्वेशन होती है, जो कंजर्वेशन उसका थोड़ा बहुत अभाव रहता है या एक ही डायमेंशनल होते हैं। जैसे मैंने इसमें 2 वर्ड लिखे हुए हैं, कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन। अर्थात सेंट्रेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन डायमेंशन ऑफ ए स्टिमुलस एंड इग्नोर द अदर डायमेंशंस। प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन हैव नॉट डेवलप्ड रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग। ये 3 बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी। तो इसमें मेनली हम आगे चर्चा करते हैं एक बार कि इसकी 2 सब स्टेजेस होती हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, प्राक संप्रेयात्मक अवस्था, और दूसरा है इनिशिएटिव अर्थात अंतदर्शीय विधि। ये 2 ए और बी आप देखेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, 2 विधियाँ होती हैं। जो पहली विधि जो होती है प्री कॉन्सेप्चुअल, इसमें ये 2 से 4 साल तक चलती है। ये कितने तक चलती है, टोटल स्टेज है ये 2 से 7 या 2 से 4 साल तक चलती है। इसमें क्या है, बालक वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन आदि से समझता है। मीन्स बाई थिंग्स, बाई वर्ड्स, बाई लैंग्वेज, बाई इमेजेस, इससे वह समझता है। बालक क्या है, उसमें जनरली बोलना आ जाता है। अब 3 से 6 साल बच्चा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जितना पढ़ता है वो सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड सिंबल एंड साइंस आर इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है। संकेत और चिन्ह क्या होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस स्टेज की 2 प्री सीमाएँ होती हैं, 2 लिमिटेशन होती हैं। पहला आता है इसमें एनिमिज्म अर्थात जीववाद। इसमें बच्चा जो होता है वो नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनको भी वो लिविंग समझता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी वो क्या समझता है, सजीव समझता है। जैसा कि पंखा है, कार है, गाड़ी है, बस कुछ भी है, बादल है, उसके लिए वो क्या है, वो भी सजीव है, वो भी मेरी तरह ही है। देन उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिज्म अर्थात आत्म केंद्रिता, अपनी थिंकिंग को ही
सही मानता है, जो वो सोचता है वो सही है, जो वो विचार करता है वो ही सही है, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो उसके साथ ही घूमती हैं। अर्थात वो तेज़ दौड़ता है तो सूरज उसके साथ दौड़ता है, चलता है तो बादल उसके साथ चलते हैं, चांद उसके साथ चलता है। तो ऐसा ईगोसेंट्रिज्म इस स्टेज में देखने को मिलता है, जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड है, जो फर्स्ट सब स्टेज है प्री ऑपरेशन की। दूसरा आता है इनिशिएटिव पीरियड, अर्थात अंतर्दृश्य विधि। यह 4 से 7 साल तक की होती है। बालकों में चिंतन व तर्कन इसमें क्या होता है, विकसित होता है। मीन थिंकिंग एंड लॉजिकल एबिलिटीज आती है, जनरल लॉजिकल, ज़्यादा लॉजिक नहीं समझता है, जनरल लॉजिकल एबिलिटीज इसमें क्या होती है, डेवलप होती है। बच्चे की जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं। जोड़, घटा, गुना, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन वो है आदि इसमें सीखता है, इसमें वो लर्न करता है, सीख जाता है स्टेज में। और लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो इसे नहीं समझ पाता है। मानसिक क्रियाओं के जो बेसिक नियम हैं वो नहीं समझता है इस एज में आकर के। थिंकिंग होती है बट वो सिस्टमेटिक नहीं होती, चिंतन तो होता है लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं होता है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग होता है कि क्रमबद्ध नहीं होता है। तो ये स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी 2 सब स्टेजेस हैं, प्राक संप्रेयात्मक और अंतर्दृश्य विधि। और प्राक संप्रेयात्मक की 2 लिमिटेशन है, पहला है जीववाद और दूसरा है आत्म केंद्रित, जो आपने इसमें स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़ भी सकते हो। इसमें क्या है, कंजर्वेशन का अभाव रहता है, जैसा मैंने आपको इसमें लिखा ही हुआ है। आप अगर इंग्लिश में मैटर में पढ़ेंगे तो मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल और इसके बारे में लिखा है, और सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की और सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन मतलब एक सेंटर पॉइंट पे ही वो फोकस करता है, इसके अलावा और वो किसी पे फोकस नहीं करता है। तो उसके बाद अगली हम पिक्चर देखते हैं कि इसमें आप ये एग्जाम्पल देखिए, जिसमें हम देखते हैं कि बालक क्या समझता है कि 2 गिलास उसको दिए, दोनों में सेम पानी है, और उससे पूछा गया कि आप ये बताइए कि वाटर किस में है या इक्वल है दोनों में, तो वो कहता है कि दोनों में इक्वल है। दूसरी पिक्चर आप दिखाई दे रहे हो, अब क्या किया जाता है कि एक गिलास को बदल दिया जाता है, उसकी जो लेंथ बढ़ा दी जाती है, गिलास की लेंथ जिसकी बड़ी हो वो ले लिया जाता है, और उसकी विड्थ है जो वो कम होती है। तो वो सेम जो गिलास में पानी था वो एक गिलास उसमें खाली कर दिया जाता है। तो अब उससे पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है। अब आप तीसरी पिक्चर में वो देख रहे हो कि तीसरी पिक्चर में वो उंगली कर रहा है कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है। मीन्स उसने क्या देखा, उसकी फर्स्ट टेंडेंसी जो सेंटर पॉइंट क्या है कि पानी का जो साइज़ है ऊपर दूसरे गिलास से इस गिलास में क्या है ज़्यादा है, तो इस गिलास में पानी ज़्यादा है। उसे ये नहीं पता कि इसकी लेंथ, विड्थ और उसका जो एरिया है वो चीज़ें उसके माइंड में नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये देखने को मिलता है। जो अगली स्टेज आएगी उसमें ये बातें उसे क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इसमें ये है कि इसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल नहीं होती, इसमें कंजर्वेशन का अभाव रहता है, और इसमें जो एक सेंटर पॉइंट पे बालक क्या करता है, फोकस करता है, उसके इधर उधर क्या है वो उस पर चर्चा नहीं करता। मीन अगर आप उसे ये कहोगे कि 4+2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और साथ ही साथ आपने ये पूछ लिया उससे कि 6 में से 4 माइनस कर दिया आपने तो कितने आएंगे, तो वो वहाँ अटक जाता है, वहाँ वो बता नहीं पाता है या वो मिस्टेक करता है। तो इतनी रिवर्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है। तो ये थी स्टेज सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ठोस संक्रिय अवस्था। ठोस संक्रिय अवस्था थर्ड स्टेज है, 7 से 12 साल तक की ये स्टेज है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 7 से 12 साल की स्टेज में a child acquires the concept of reversibility and conservation and is able to apply logical thinking to concrete objects। जो पहले वाली स्टेज में नहीं देखने को मिलता वो इस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कंजर्वेशन भी आता है, जहाँ रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, यहाँ लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाता है। अब यहाँ अगर बच्चे को आप वही सेम एग्जाम्पल दोगे कि किस ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो वो आपको राइट आंसर देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, विड्थ, एरिया, जो भी डायमेंशंस उसकी है उसको देख करके, अर्थात इसमें लॉजिकल एबिलिटीज़ डेवलप होती है स्टेज में आकर के। और उसके बाद रिवर्सिबिलिटी, यहाँ बच्चा बता देगा कि अगर 3+3 6 है या 4+2 6 है, देन 2 - 4 या 6 - 2 का आंसर क्या रहेगा। तो उसके बाद इसमें बच्चे की जो एज है 7 से 12, ये जनरली हमारी क्या होती है, प्राइमरी स्कूल गोइंग एज होती है। प्राइमरी स्कूल हमारी क्या 6 से लेके 11-12 साल, अर्थात
फर्स्ट टू 6 क्लास तक की ये एज हमें देखने को मिलती है इसमें। तो फर्स्ट टू 6 बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो रीजनिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो मैथमेटिक्स की है, चाहे वो लॉजिकल है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ है, वो सब आप इस स्टेज में प्याजे में लिख सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर्सन में क्या है, रिवर्सिबिलिटी आती है, कंजर्वेशन आता है जैसा मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, सीरियजेशन आता है और ट्रांजिटिविटी आती है, रिलेशनशिप आता है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि पर्सन ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो देन ए क्या है, सी से बड़ा है। तो इस तरह के रूल है, जो लॉजिक है, वो इस स्टेज में आकर के डेवलप होते हैं, जहाँ बच्चे की थिंकिंग है थोड़ी बहुत लॉजिकल होती है। और इसके अलावा आप पूछें कि ए बी की माता है, सी बी का भाई है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो भी बच्चा इस एज में आकर के क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यही डिफरेंस है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। यहाँ लॉजिकल एबिलिटीज बच्चे में क्या होती है, डेवलप होना शुरू होती है। जैसा मैंने आपको लिखा भी है, चाइल्ड रिक्वायर द एबिलिटी टू कैरी आउट मेंटल द ऑपरेशंस एसेंशियल फॉर लॉजिक थॉट्स। तो जितने भी मेंटल ऑपरेशंस हैं, एबिलिटीज़ जो है इसमें डेवलप होती हैं एक चाइल्ड में। 7 से 12 साल की अवस्था है, चिंतन व तर्कन जो होता है उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक नहीं होता। इस स्टेज में क्या है, सिस्टमेटिक होता है, क्रमबद्ध होता है। इस अवस्था में संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण विकसित होता है, अर्थात क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण में रखना कि आपने क्लासीफाई करके रखना है। अर्थात आपने, मैंने जैसा पहले भी आपको एक बार एग्जांपल दिया था कि आपने बच्चे को कह दिया कि आपने ये कपड़े हैं सबके, और सबके आपने अलग अलग रखने हैं कपड़े, कि मान लीजिए ऑन द बेस ऑफ, आपने हाइट के बेस पे कपड़ों को या उसके साइज़ के बेस पे कपड़ों को आपने अलग अलग करना है, एरिया के बेस पे करना है, क्वांटिटी के बेस पे आपने करना है, सबको इक्वल करना है। तो ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ये डेवलपमेंट, इस क्वालिटी डेवलप जो है इस स्टेज में होती हैं। तो ये थी थर्ड स्टेज। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ स्टेज जिसे बोलते हैं। थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में हम देखते हैं, फोर्थ स्टेज जो आती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है प्याजे की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो फाइनल स्टेज है, और ये 12 से 17 साल तक की होती है। इसका एज ग्रुप क्या होता है, 12 से 17 होता है। और एट दिस स्टेज एडोलेसेंट्स कैन अप्लाई रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन टू अब्स्ट्रैक्ट वर्बल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड टू प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ थिंकिंग हाई ऑर्डर पे होती है, यहाँ रिवर्सिबिलिटी भी होती है, कंजर्वेशन भी होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है, अर्थात अमूर्त चिंतन भी होता है, शाब्दिक चिंतन भी होता है, परिकल्पनात्मक परिस्थितियों का निर्माण होता है। पर्सन हाइपोथेटिकली सोचता है कि क्या करने से क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ऐसे थॉट्स वो सोचना शुरू करता है, फिलोसफिकल आइडियाज़ वो लेना शुरू करता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं वो उसकी डेवलप होनी शुरू होती हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को एक साथ वो इमेजिन कर सकता है कि मैं अगर ये काम करता हूँ तो इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, या इस काम के रिज़ल्ट ये क्यों आए हैं। तो इन सब बातों के बारे में वह सोचता है। एडोलेसेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि 12 से 17 साल तक के इसका एज ग्रुप है। इससे पहले की स्टेजेस में हमने चाइल्ड की बात की थी, यहाँ हम उसको वर्ल्ड को किस में चेंज कर दिया, वर्ल्ड को हमने एडोलेसेंट्स में। तो टीनेजर बिकम इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड दे बिगिन टू फॉर्मुलेट थ्योरीज। जो टीनेजर्स होते हैं वो यहाँ उनमें आइडियाज़ डेवलप होते हैं, एक विचारों का संसार उनके मस्तिष्क में उमड़ता है, और वो अपनी थ्योरीज, अपने नियम, अपने रूल्स क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। मतलब थिंकिंग का हायर ऑर्डर प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है लास्ट स्टेज, जो फाइनल स्टेज है, 12 से 17 साल तक की होती है। हाई लेवल थिंकिंग होता है, उच्च स्तरीय चिंतन होता है, और चिंतन में लचीलापन आता है। परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस का क्या होता है, निर्माण करता है पर्सन। और लॉजिकल जो थिंकिंग है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट इस स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये 4 स्टेजेस थी जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। अगली स्टेज में मैंने क्या लिखवाया है, दिखाया आपको कि जो कीवर्ड्स हैं इस थ्योरी के, जीन प्याजे की थ्योरी के, ये मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे शो कर दिए, ये आप अपने आप पढ़ लेना। चाहे वो कंजर्वेशन है, चाहे वो सेंट्रेशन है, चाहे वो रिवर्सिबिलिटी है, ट्रांजिटिविटी है, स्कीमा है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है। जनरली मैंने आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एक स्क्रीन पे ला के यहाँ रखा है और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। लास्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जीन प्याजे की जो थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और योर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये थ्योरी आती है तो इम्प्लीकेशन आपसे पूछी ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन, जैसा कि नेचर ऑफ थ्योरी आपने सारी पढ़ ली, नेचर ऑफ स्टेजेस आपने पढ़ ली, तो जो इसकी इम्प्लीकेशन होगी वो भी हमारी कोग्निटिव
आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही होंगी, कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट से, कोग्निटिव आस्पेक्ट से रिलेटेड हो, वही हमने स्कूल में परफॉर्म करनी है। और एज ए टीचर हमने ऐसा ही टास्क बच्चे को देना है। तो पहला आता है करिकुलम प्लानिंग। ये करिकुलम प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप कर सके, जिससे कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सेबिलिटी, ट्रांजिटिविटी, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें क्या होने चाहिए, समाहित होने चाहिए, जिससे कि उसकी बच्चे की लॉजिकल जो एबिलिटीज़ है, बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, वो उसकी क्या हो, डेवलप हो, और मेनली कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की देखने को मिले। तो जो करिकुलम प्लानिंग है वो बच्चे की कोग्निटिव एस्पेक्ट्स को देख करके ही करनी चाहिए। देन उसके बाद वहाँ ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग खुद करके सीख सके। ठीक है, लॉजिकल लर्निंग सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है। बच्चे को एक प्रॉब्लम देनी है, चाहे वो ग्रुप में, चाहे वो इंडिविजुअल, वो उसे सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्या करे, सॉल्व करे। अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स उसके सामने रखनी है। देन उसके बाद आता है एक्यूडेंसी विद द थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस जो है, जब भी आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एडोलसेंट्स के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और थॉटफुल होना चाहिए, कन्वर्सेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, सिस्टमेटिक हो सके। अप्रोप्रिएट एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। अप्रोप्रिएट एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट मीन्स जो स्कूल इन्वायरमेंट है या जो क्लास इन्वायरमेंट है, जहाँ भी आप बच्चे की क्लास लगा रहे हो, तो वो जो इन्वायरमेंट है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, और वो मेंटल जो बच्चे का एक एज है, मेंटल एज है, और जो उसकी फिजिकल एज है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देन उसके बाद आता है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग ऐसी सिचुएशन आपने स्कूल में क्रिएट करनी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने फर्स्ट स्टेज में देखा कि बच्चा खुद सेंसरी मोटर स्टेज से देखता है, सीखता है। तो सेल्फ लर्निंग कि बच्चा अपने आप स्वयं सीखे, सेल्फ लर्न करे, जिससे कि उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सेल्फ लर्निंग आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ क्या करे, क्रिएट करे, न्यू थॉट्स क्रिएट करे। देन वैरायटी ऑफ एड मटेरियल, जो भी एड्स आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो रियल एड्स हैं, चाहे चार्ट है, वो आपने वैरायटी ऑफ मटेरियल बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। देन उसके बाद आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जितने भी टास्क दिए जाते हैं एजुकेशन में वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, और एजुकेशन भी टीचर सेंटर्ड न होकर के, स्कूल सेंटर्ड न होकर के, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्ड न होकर के, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख सके। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज बाय टीचर, रोल ऑफ टीचर। अगर हम रोल ऑफ टीचर भी कहें कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग और नेचर ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग किन किन एक्टिविटीज़ को हमने अप्लाई करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्कूल में, क्लासरूम में। पहला है स्टोरी मेकिंग, टेलिंग और राइटिंग, कि बच्चों को आप स्टोरी मेकिंग, टीचर जो स्टोरी लिखने के लिए कह सकता है, स्टोरी राइटिंग के लिए कह सकता है, स्टोरी कहानी सुनाने के लिए कह सकता है, तो जिससे कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिले। पिक्चर कंपटीशन बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए बच्चों को कह सकता है, उससे भी बच्चों के जो आइडियाज़ हैं, कोई कॉन्सेप्ट दे करके बच्चों को पिक्चर बनाने के लिए कह सकता है, ताकि आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ जो हैं, यूनिक आइडियाज़ जो हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी जो है डेवलप हो सके। ऐसे राइटिंग कंपटीशन आप बच्चे को, जिससे कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और उसकी जो थॉट्स एंड आइडियाज़ की डेवलपमेंट देखने को मिले। देन असेंबली में आप ऐसे टास्क करवा सकते हैं। मॉडलिंग बच्चों को आप दे सकते हैं टास्क करने के लिए, जिससे कि वो डायलॉग्स बोलेगा, नए डायलॉग्स क्रिएट करेगा। क्यूज़ कंपटीशन पूरी तरह से कॉग्निटिव बेस्ड है, डेवलपमेंट बेस्ड है, तो क्यूज़ कंपटीशन आप करवा सकते हैं एज ए टीचर। डिबेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी आप दोगे, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी लॉजिकल डेवलपमेंट, उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, डेवलप होगी। तो उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो ये थी पियाजे की 4 स्टेजेस। आगे उसकी सब स्टेजेस मैंने आपको करवाई, एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया। देन उसकी इम्प्लीकेशन, और देन उसकी एक्टिविटीज़, और जो स्कूल एक्टिविटीज़, टीचर एक्टिविटीज़ की क्या एक टीचर के द्वारा करवाई जाए, ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद ये वो सेम पिक्चर द्वारा मैं आपको शो कर रहा हूँ। और देन उसके बाद लास्ट, थैंक यू। अगर आपको ये थ्योरी
समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।